गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.7 के क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, एक रेलगाड़ी कुछ दूरी समान चाल से तय करती है। यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक तेज चलती तो उसे नियत समय से 2 घंटे कम लगते, और यदि रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीमी चलती तो उसे नियत समय से 3 घंटे अधिक लगते। रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए, कुछ दूरी जो रेलगाड़ी है वो किस चाल, एक समान चाल से तय कर रही है। तो पहले तो रेलगाड़ी की जो एक समान चाल है उसको मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा। तो हम लोगों ने मान लिया कि रेलगाड़ी की एक समान चाल है x किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखिए, पूछा गया है क्वेश्चन में कि रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए, और दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। तो रेलगाड़ी की चाल तो हम लोग मान लिए x किलोमीटर प्रति घंटा। अब समय कितना लगा उस यात्रा को पूरा करने में वो हमको पता नहीं है, तो उसको भी मान लेंगे। तो यात्रा को पूरा करने में लगा समय मान लेंगे y घंटा। तब रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? दूरी बराबर चाल गुणे समय। तो चाल है x और x में गुणा करेंगे समय का, मतलब y का, तो मिलेगा xy। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हो जाएगी xy किलोमीटर। यहाँ तक तो हम लोगों ने कर लिया। अब देखिए, इसमें भी दो केस है। इसमें कह रहा है कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक होती, मतलब पहले इसकी चाल कितनी थी? x किलोमीटर प्रति घंटा। अगर ये 10 किलोमीटर प्रति घंटा अधिक तेज चल रही होती तो समय कितना कम लगता? 2 घंटा कम लगता। मतलब केस फर्स्ट में ये कहा जा रहा है कि अगर चाल को हम लोग 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा देते, मतलब x + 10 हो जाता, तो समय क्या होता? समय जितना पहले लग रहा था उससे 2 घंटा कम लगता। जाहिर सी बात है कि जब चाल बढ़ेगा तो समय कम लगेगा दूरी तय करने में। तो ये केस फर्स्ट में ऐसे कहा जा रहा है। तो जब चाल और समय ये हो गया, तब दूरी रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी किसके बराबर होगी? इन दोनों के गुणनफल के बराबर होगी केस फर्स्ट में, मतलब x + 10 × y - 2 के बराबर। अब देखिए, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी तो बदलेगी नहीं, चाहे आप लोग चाल और समय में कितना भी अंतर आ जाए, लेकिन जो दूरी है वो तो समान रहेगी। तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी हम लोग पहले कितना निकाले थे? xy। तो वो xy भी इस दूरी के क्या होगा? बराबर होगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा x - 5y = -10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में कह रहा था कि अगर रेलगाड़ी की चाल 10 किलोमीटर कम होती, पहले चाल कितनी हम लोग माने हैं? एक समान चाल x किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहा कि अगर रेलगाड़ी 10 किलोमीटर प्रति घंटा धीरे चल रही होती तो जो समय है वो 3 घंटा अधिक लगता। मतलब कि अगर चाल को हम लोग x - 10 कर दें तो जो समय y घंटा लग रहा था वो बढ़ जाता, वो 3 घंटा अधिक हो जाता, मतलब y + 3 हो जाता। तो इस कंडीशन में अगर हम दूरी निकालेंगे तो चाल गुणे समय, मतलब इन दोनों का गुणनफल के बराबर होता, और दूरी तो चेंज होगी नहीं, मतलब ये जो दूरी है वो किसके बराबर होगी? xy की। तो अब इसको जब सॉल्व करेंगे हम लोग तो एक इक्वेशन बनेगा -3x + 10y = -30। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे। तो जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा, और जब x और y का मान मिल जाएगा तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी निकालना है हमको। तो x × y होता है, तो x का मान रख देंगे और y का मान रख के गुणा कर देंगे तो आएगा 600 किलोमीटर। अब देखिए, दिया है एक कक्षा के विद्यार्थियों को पंक्तियों में खड़ा होना है। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होते तो एक पंक्ति कम होती। यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते तो 2 पंक्तियां अधिक बनती। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, कक्षा में कुल विद्यार्थियों की संख्या पूछी जा रही है कि क्लास में टोटल कितने स्टूडेंट्स हैं। तो अब देखिए, अगर हम लोगों को ये बता दिया जाए कि 3 पंक्ति बन रही है, मतलब पंक्तियों की संख्या अगर हम लोगों को पता हो, पंक्तियों की संख्या अगर पता हो, और ये पता हो कि प्रत्येक पंक्ति में कितने स्टूडेंट हैं, मतलब प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की, अगर हम लोग को पता हो पंक्तियों की संख्या, जैसे मान लीजिए ये एग्जाम्पल लेते हैं तो उसमें 3 पंक्ति है,
और हम लोगों को पता हो कि प्रत्येक पंक्ति में 4 बच्चे खड़े हो रहे हैं और पूछा जाए कि बताइए अब कुल कितने विद्यार्थी होंगे। प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? 4। और कुल कितने विद्यार्थी होंगे? तो हम लोग क्या करेंगे, एक पंक्ति में 4 विद्यार्थी हैं और 3 पंक्तियां हैं तो 4 में 3 से गुणा कर देंगे, मतलब हो जाएगा 4 गुणे 3, यानी टोटल कितने स्टूडेंट होंगे? 12। तो देखिए अब इसमें भी हम लोग को यही करना है, हम लोगों को कुल विद्यार्थियों की संख्या निकालनी है। तो हम लोग को क्या क्या पता होना चाहिए? पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या। तो पता तो है नहीं, तो हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे पंक्तियों की संख्या x है और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या y है। तब कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x इंटू वाई। तो देखिए वही काम किया गया है, पंक्तियों की संख्या मान लिए हम लोग x और प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या मान लिए y। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या किसके बराबर होगी? x गुणे y के, यानी x इंटू वाई कितना होगा? xy। अब देखिए इसमें भी 2 केस है। केस फर्स्ट ये है कि अगर प्रत्येक पंक्ति में 3 विद्यार्थी अधिक होंगे तो पंक्तियों की संख्या कितनी कम हो जाएगी? 1। मतलब कि प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या को अगर हम 3 बढ़ा दें, पहले कितनी माने थे हम लोग? y, और 3 बढ़ा देंगे तो y + 3 हो जाएगी। तब पंक्तियों की संख्या कितनी कम हो जा रही है? 1 कम हो जा रही है, मतलब x में से 1 को घटा देंगे, पंक्तियों की संख्या कितनी हो जाएगी? x - 1। तो इस स्थिति में अगर विद्यार्थियों की संख्या निकालनी हो तो क्या करेंगे, इन दोनों का गुणनफल के बराबर होगा विद्यार्थियों की संख्या, x - 1 इंटू वाई + 3। और पहले भी हम लोग कुल विद्यार्थियों की संख्या निकाल चुके हैं xy। तो विद्यार्थियों की संख्या तो बदलेगी नहीं, चाहे भले ही प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या बदल जाए या पंक्तियों की संख्या बदल जाए, लेकिन विद्यार्थियों की संख्या तो समान रहेगी। तो xy किसके बराबर होगा? x - 1 इंटू वाई + 3 के, मतलब ये बराबर होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा -3x + y = -3। अब ऐसे ही सेकंड केस क्या है, यदि पंक्ति में 3 विद्यार्थी कम होते, यानी प्रत्येक पंक्ति में कितने विद्यार्थी कम कहा जा रहा है? 3। तो 2 पंक्तियां अधिक बनती, यानी पंक्तियों की संख्या 2 बढ़ जाती। मतलब अगर हम लोग प्रत्येक पंक्ति में से 3 विद्यार्थी को कम कर दें, यानी y - 3 हो जाए अगर प्रत्येक पंक्ति में विद्यार्थियों की संख्या, तो पंक्तियों की संख्या कितनी अधिक हो जा रही है? 2 बढ़ जा रही है, मतलब x में 2 प्लस कर देंगे, तब कुल विद्यार्थियों की संख्या इनके गुणनफल के बराबर होगा। और जो इनका गुणनफल होगा वो xy के बराबर होगा, क्योंकि हम लोग पहले ही निकाल चुके हैं कि कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? xy। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन बनेगा 3x - 2y = -6, जो कि है इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान मिल जाएगा, और जब x और y का मान मिल जाएगा तो हम लोग क्या करेंगे, विद्यार्थियों की कुल संख्या पूछी गई है और वो होगा कितना? x इंटू वाई। x का मान रख देंगे 4 और y का मान रख देंगे 9, तो 4 गुणे 9 कितना होगा? 36। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 आप लोगों को इस तरह का क्वेश्चन कराया जा चुका है, तो आप लोग स्वयं हल करेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 19 में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण C बराबर 3 इंटू कोण B बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A + कोण B, यहाँ कॉमा नहीं रहेगा, यहाँ इंटू रहेगा, आप लोग सही कर लीजिएगा बुक में। तो तीनों कोणों का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए प्रश्न में ये दिया गया है, तो इससे हम लोगों को क्या मिल सकता है? कोण C बराबर 3 कोण B तथा 3 कोण B बराबर 2 ब्रैकेट में कोण A + कोण B। अब देखिए यहाँ पे इसको जब हम लोग मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिल जाएगा कोण B - 2 कोण A बराबर 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम लोग को 2 इक्वेशन चाहिए, तो हम लोग को एक इक्वेशन तो मिल गया है, और एक चीज़ हम लोग त्रिभुज के लिए ये भी जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। तो हम लोग लिख सकते हैं कोण A + कोण B + कोण C बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, देखिए कोण C की जगह हम लोग यहाँ पे क्या रख सकते हैं? 3 कोण B, क्योंकि ये यहाँ पे हम लोग को मिला है। तो जब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन मिलेगा कोण A + 4 कोण B बराबर 180 अंश। तो देखिए समीकरण 1 और 2 यानी समीकरण युग्म हमको मिल गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरण युग्म को सॉल्व करेंगे तो कोण B का मान मिलेगा 40, और कोण B का मान जैसे ही किसी समीकरण में रखेंगे तो कोण A का मान मिलेगा 20। अब कोण A और कोण B मिल गया, तो कोण C निकालना होगा, तो क्या करेंगे? कोण C बराबर दिया है 3 कोण B, यानी कोण B का 3 गुना कोण C का मान होगा। तो कोण B का मान आया है 40, तो 40 में 3 का गुणा करेंगे तो कोण C हो जाएगा 120 अंश।
और इसमें हम लोगों को तीनों कोण का मान निकालना था, जो कि हम लोगों ने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 20 में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण A बराबर x डिग्री, कोण B बराबर 3x डिग्री और कोण C बराबर y डिग्री। यदि 3y माइनस 5x इज इक्वल टू 30, तो दिखाइए कि त्रिभुज समकोण त्रिभुज है। मतलब देखिए इसमें क्या किया गया है, ये बताया गया है कि त्रिभुज ABC है और उसमें कोण A, कोण B और कोण C का मान दे दिया गया है और एक इक्वेशन भी दे दिया गया है। मतलब सिर्फ आपको एक ही इक्वेशन बनाना है। तो आप लोग को ये भी दिखाना है कि ये जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। मतलब कोण A, कोण B और कोण C तीनों में से किसी एक का मान 90 अंश के बराबर आ जाएगा, तो हम कह देंगे कि ये जो त्रिभुज ABC है वो समकोण त्रिभुज है। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज ABC में तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है और कोण A, कोण B और कोण C का मान दिया है, वो वैल्यू पुट कर लेंगे तो हम लोग को इक्वेशन मिलेगा 4x + y इज इक्वल टू 180। ये पहला इक्वेशन। और प्रश्न में दूसरा इक्वेशन दिया गया है। अब जब समीकरण 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x का मान आ जाएगा 30। जब x का मान 30 आ जाएगा तो हम लोग एक काम करते हैं, कोण B का मान निकालते हैं। तो देखिए कोण B बराबर था 3x, तो जब x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे तो कोण B का मान कितना आ जाएगा, 90 अंश। तो कोण B का मान 90 अंश आ गया। मतलब जो त्रिभुज ABC है उसमें एक कोण कितने अंश के बराबर है, 90 अंश के बराबर है। इसलिए जो त्रिभुज ABC होगा वो कैसा त्रिभुज होगा, समकोण त्रिभुज होगा। अब जो आगे की क्वेश्चन है वो आप लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को बताया जा चुका है। एक लास्ट वाला क्वेश्चन ये देख लीजिए, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। यहाँ देखिए, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण ज्ञात कीजिए। चक्रीय चतुर्भुज मतलब ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वृत्त की परिधि पर स्थित हो। तो चक्रीय चतुर्भुज के बारे में आप लोगों ने ये पढ़ा था 9th में कि इसके सम्मुख कोणों का योग 180 अंश होता है। मतलब कोण A + कोण C बराबर 180 अंश और कोण B + कोण D बराबर 180 अंश। ये प्रॉपर्टी हम लोग जानते हैं। और साथ ही साथ हमको निकालना क्या है इसमें, इस चक्रीय चतुर्भुज के कोण, मतलब कोण A, कोण B, कोण C और कोण D, चारों कोण के मान निकालना है। तो देखिए हम जानते हैं चक्रीय चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग कितने अंश के बराबर होगा, 180 अंश। मतलब कोण A + कोण C बराबर 180 अंश होगा और कोण B + कोण D बराबर भी 180 अंश होगा। कोण A का मान दिया हुआ है, देखिए कोण A का मान है 4y + 20 और कोण C का मान है -4x। तो इन दोनों का जब योग करेंगे तो किसके बराबर होगा, 180। ऐसे ही कोण B का मान है 3y - 5 और कोण D का मान है -7x + 5। तो जब इन दोनों का योग करेंगे तो वो भी कितने के बराबर होगा, 180 अंश। तो जब वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया तो एक इक्वेशन मिला y - x बराबर 40, ये समीकरण 1। और इसमें भी जब वैल्यू पुट करके सॉल्व किया गया तो समीकरण 2 मिला -7x + 3y बराबर 180 अंश। अब क्या करेंगे, इन दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो जब इन दोनों समीकरण को सॉल्व किया गया तो x का मान आया -15 और y का मान आया 25। तो जब x और y का मान मिल गया तो हमको चारों कोण का मान निकालना आसान हो जाएगा, क्योंकि हम लोग को बस वैल्यू पुट करना रहेगा। तो कोण A का मान निकालना होगा, तो कोण A बराबर दिया है 4y + 20, तो यहाँ पे y की वैल्यू पुट कर देंगे और जब सॉल्व करेंगे तो कोण A मिलेगा 120 अंश। कोण B का मान है 3y - 5, तो y की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और सॉल्व करेंगे तो कोण B का मान मिलेगा 70 अंश। कोण C का मान है -4x, तो -4 और x का मान यहाँ पुट करेंगे तो कोण C बराबर मिल गया 60 अंश। अब ऐसे ही कोण D निकाल लेंगे x का मान रख के यहाँ पे, तो कोण D मिल गया 110 अंश। तो चारों कोण चक्रीय चतुर्भुज के निकल गए। तो यहीं पर आप लोगों का एक्सरसाइज 3.7 कंप्लीट होता है और साथ साथ चैप्टर 3 भी कंप्लीट होता है। तो आप लोग अपनी कॉपी में चैप्टर 3 तक कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को चैप्टर 4 पढ़ाया जाएगा।